हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस नंबर चौथा होगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशली जो है ये वीडियो होगा, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो चलिए उसी को शुरुआत करते हैं। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, घटना चक्र का ये लिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से आप एक साथ पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए, पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके बाद रीजनिंग, फिर जीएस, इस तरीके से सबसे लास्ट में हम यूपी स्पेशल देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है या उसकी जो उद्भव हुआ है वो किस तरीके से, मतलब किस क्रम में हुआ है, सबसे पहले किस क्रम में आया, फिर आज जननी क्या थी, मतलब कहाँ से हिंदी निकलती है, इसके बाद उसके बाद किस रूप में बदली, फिर किस रूप में बदली, इस तरीके से जो है हमें बताना है क्रम वाइज। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत भाषा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉली दिया गया है, यहाँ पे संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत, तो चौथा तो गलत हो जाएगा ऐसे ही। तो आदि जननी जो है हिंदी भाषा का वो संस्कृत है। संस्कृत के अगर हम बात करें, संस्कृत हुआ, जो संस्कृत है वो पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश जो है अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का जो इतिहास का आरंभ है वो अपभ्रंश से माना जाता है। तो इस तरीके से हिंदी का विकास क्रम जो हो जाएगा वो संस्कृत होगा, फिर इसके बाद पाली आएगा, फिर इसके बाद आता है प्राकृत भाषा में, फिर इसके बाद आता है अपभ्रंश में, अपभ्रंश के बाद ये सौरसेनी में कन्वर्ट होता है, फिर पश्चिमी हिंदी, और इसके बाद सबसे लास्ट में खड़ी बोली में आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने की, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इस पंक्ति में हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, यमक है या फिर रूपक है। तो अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी सी ऑप्शन। ठीक है, यमक अलंकार क्यों होगा, क्योंकि पहला जो पद है उसमें पहले सारंग जो दिया गया है, इस सारंग का अर्थ जो होता है वो दीपक है, दूसरे सारंग का अर्थ हो जाएगा स्त्री, और तीसरे और चौथे सारंग जो है ये इनका अर्थ क्रमशः आंचल, और पांचवें सारंग का अर्थ हो जाता है यहाँ पे हवा। तो इस तरीके से एक ही सारंग शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ इस पद में निकलते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसमें? ठीक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अनुप्रास है या फिर संभावना है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो ये जो है बसंत के आगमन पर ये जो है लिखा हुआ पंक्ति है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। अब इसमें जो फिरकी सी जो ये प्रयोग किया गया है ना, इसी तरीके से इसमें जो फिरकी सी प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अठकोना शब्द में कौन सा समास है? अठकोना शब्द में अगर हम देखेंगे तो देखिए, अठकोना में क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है आठ कोने वाला। अब जहाँ पे अंक आ जाए, ठीक है, जैसे अठकोना में 8 आ रहा है, 8 जहाँ संख्यावाची शब्द आ जाए वहाँ पे क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न, सारणी 1 से सारणी 2 में मिलान करना है। अल्प विराम कौन सा है, कोष्ठक कौन सा है, संक्षेप सूचक कौन सा है और योजक कौन सा है? तो देखिए, अल्प विराम जो होता है वो कामा होता है जो नीचे लगता है, तो इस तरीके से तीसरा हो जाएगा। कोष्ठक, कोष्ठक ब्रैकेट को कहते हैं, तो ये हो जाएगा चौथा। संक्षेप सूचक, तो संक्षेप सूचक ये दूसरा हो जाएगा। और योजक चिन्ह जो होता है ये इस तरीके से माता पिता में जब लिखते हैं तो माता पिता के बीच में जो ये लगता है ये क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलान करने को भी आ जाता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मतैक शब्द किस संधि का उदाहरण है? मतैक, मतैक शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस ऐक बनता है। ठीक है, मत प्लस ऐक बनता है, तो मत प्लस ऐक बनता है, इसमें छोटा आ और प्लस ए मिलकर जो है क्या बनाते हैं, अय बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये
ये जो परिवर्तन होता है ये वृद्धि संधि के अनुसार परिवर्तन होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोट के अंतर्गत आएगा। तो जो विद्यालय में मित्र को पत्र लिखा जाता है वो पत्र अगर हम बात करेंगे तो व्यक्तिगत पत्र की कोट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। ठीक है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है और इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो से अगर लिखा हुआ है ना सेवा सत्कार से, तो कर्ता ने कर्म को करण से आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करण कारक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित में इनसे 4 विकल्पों में से दिए गए सही काल वाला वाक्य चुनना, विकल्प चुनना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ये किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी यानी कि ये पास्ट में जाएगा, भूत में जाएगा, और उसमें भी किस प्रकार के भूतकाल का यह वाक्य होगा। तो ये जहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। ठीक है, अगले प्रश्न में भी हमें काल ही बताना है, वो आए तो मैं जाऊं, यहाँ पे किस प्रकार का ये काल है। तो देखिए ये बात जो हो रही है ये भविष्य काल में बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आ जाए, वो आए तो मैं जाऊं, तो जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, वहां पर हेतु मध्य भूतकाल होता है, सॉरी भविष्यत काल होता है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें वाक्य बताना है कि जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इसमें जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, इसमें अगर हम जब पानी बरसता है वाक्य की बात करेंगे तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, सी पार्ट हो जाएगा। वाक्य की अगर हम बात करें तो इसमें प्रायः जब, ज्यों, जहाँ, यद्यप, अगर ये सब शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा। देख, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार का होता है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक वो क्रिया होती है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल जो होता है वो कर्ता पर निर्भर करता है, तो वो अकर्मक कहलाती हैं। जैसे कि श्याम हंसता है में अगर हम देखेंगे श्याम, तो क्या हो रहा है, श्याम करता है और हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे हंसने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए हंसना जो है अकर्मक क्रिया हो जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उसको हम कहते हैं उदंत मार्तंड, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जिसको किसने लिखा था, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में 1826 में साप्ताहिक पत्र के रूप में जो है प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। वारि, तोय, वात और सलिल। इसमें अगर हम देखेंगे तो वारि, तोय और सलिल जो होते हैं ये जल के क्या है, पर्यायवाची है, लेकिन वात जो है, वात क्या है, वात जो है ये वायु का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे सबसे अलग जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, बाकी अन्य से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो गलत विलोम शब्द युग्म की अगर हम बात करें तो घात का प्रतिघात होता है विलोम शब्द, ये तो सही है। प्रसारण का संकुचन, ये भी सही है। खग का मृग, ये भी सही है। शाश्वत का सदैव जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक, शाश्वत का विलोम क्या होता है, क्षणिक होता है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट ही गलत है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, गंगा जाह्नवी का पर्यायवाची, ठीक है, इसके बाद ग्रह सदन का पर्यायवाची, मयूर केकी का पर्यायवाची, लेकिन पानी का पर्यायवाची जो पाड़ी दिया गया है ये गलत है। ठीक है, पानी का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, तोय होता है, अम्ब होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, पाड़ी नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो उस वाक्य को हम क्रमवाच्य कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रमवाच्य, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गणना सरना, गणना सरना, गणना सरना, इसमें बताना है कि इस शब्द युग में सही अर्थभेद बताना है कि एक गणना का क्या अर्थ होता है, सरना का क्या अर्थ होता है। तो गणना का अगर गणना गणना दोनों लिखा हुआ है, लेकिन ड़ा और बीच में ड़ा का मतलब है, तो ये पहले वाला जो गणना है उसका मतलब होता है गिनती, गिनती करना, और दूसरा जो गणना है उसका मतलब कि चुभना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गिनती और चुभना। अगला प्रश्न,
प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे प्रत्याशा में अगर देखेंगे तो प्रति शब्द क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर अन्य निर्मित शब्द बनाएंगे जैसे प्रतिकार हो गया, प्रतिकूल है, प्रत्येक है, प्रत्यक्ष, ये सभी जो है प्रति शब्द से प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम, यानी आप जो रेखांकित किया हो इसमें कौन सा सर्वनाम? तो आप जो आता है किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर की अगर हम बात करेंगे तो जीव के मध्य भाग से जो ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो छोटा आ जो होता है यह मध्य स्वर है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, सा दंत होता है, तो ये तो सही है, सा दंत होता है और यही शुद्ध बताना था, तो यही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, मूर्धन्य दिया गया है शाह, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मूर्धन्य के अंतर्गत आता है टा वर्ग, रा और शाह। शाह आता है मूर्धन्य के अंतर्गत, ये वाला पेट चिरा वाला सा जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद री भी आता है मूर्धन्य में। दंत के अंतर्गत आता है ता वर्ग माने तथा दधा ना, और ला भी आता है और सा भी आता है दंत में। ठीक है, इसके अलावा तालब वर्ण जो दिया गया है इसमें छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग आता है और इसमें जो है ये सा आता है तालब में। ठीक है, तालब में ये सा आता है। इसके अलावा या भी आता है। कंठ की बात करेंगे तो छोटा बड़ा का वर्ग आता है, हा आता है और विसर्ग आता है। ठीक है, ये चा जो दिया गया है तालब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष के बारे में आपको जानना है तो पहला प्रैक्टिस जरूर देखिएगा, उसमें सघोष के बारे में बताया हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बाद जो होता है वो सघोष वर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? लौट कर आया हुआ, इसको अगर हम एक शब्द में प्रयोग करते हैं तो इसको प्रत्यागत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आप हटित गद्यांश से 26 से लेकर 30 तक अब आप इसको पढ़िएगा। आप गद्यांश को हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक बताना है। देखिए, जब गद्यांश आप पढ़िएगा तब उसका उचित शीर्षक जो निकल के आएगा वो होगा प्रेम। ठीक है, क्या होगा? प्रेम। प्रेम के बारे में बातें की जा रही है तो ये पाठ हो जाएगा। प्रेम के कितने रूप होते हैं? तो गद्यांश के पढ़ने के बाद प्रेम के अनेक रूप होते हैं। ठीक है, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ए, बी, सी और देश प्रेम भी साथ में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अवतरण की प्रारंभिक 2 पंक्तियों से स्पष्ट होता है जब आप पढ़ेंगे उसको गद्य को, तो कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण प्रेम का अभाव है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 समुदाय और 2 राष्ट्रों में कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो यहाँ पे अगर हम आप पढ़ेंगे तो वो प्रेम की भावना ही जोड़ सकती है गद्यांश के अनुसार। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आतंकवाद को मिटाने के लिए आप गद्यांश को पढ़ने के बाद समाज में फैली जो सांप्रदायिकता है, भेदभाव है, द्वेष है, शत्रुता है, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहिए, जगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। अब आगे जो है क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, आप क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए वीडियो को, इसके बाद पेन पेपर पे आप लगाइए। ठीक है, हम आंसर इसका बताएंगे कि आंसर इसका क्या हो सकता है। तो 31 का डी आंसर हो जाएगा पत्नी। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन कारक सही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया गया 32 में कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया है और इस तरीके से इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको आप करिएगा ध्यान से, इसमें आंसर क्या होगा? सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया कि ध्यानपूर्वक पढ़ना और नीचे दिए गए अनुवादित कृत्रिम भाषा से अनुवादित है और इन्हें बताना है कि ट्रैकिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पीठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करना है, इसमें बताना है अगला कौन सा शब्द आएगा। तो अगला इसमें से देखेंगे तो ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें चतुर्भुज बताना है। चतुर्भुज को आप वीडियो पॉज करके इसको जो है चतुर्भुज को गिनिएगा और इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन कारक से दिया गया है, कथन और निष्कर्ष इस तरीके से। तो आप कथन को पढ़िए, इसके बाद निष्कर्ष दिया गया है, फिर इसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा इस तरीके से। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा, फिर इसके बाद आपको आंसर निकल के आएगा ए पार्ट।
अगले क्वेश्चन में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें बताना है कि रन आउट, डिलीवरी, डिसीजन, शार्ट और थर्ड अंपायर ये सभी जो है किस क्रम में होंगे, तो इसका क्रम अगर लगाएंगे तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आप इसको लगाइएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो 46 में दिया गया कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है ये संस्कृत भाषा का नाटक है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही जगह संस्कृत। ठीक है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वो मूल रूप से किस देश के थे। मेगास्थनीज किस देश से आया था, तो ये ग्रीस या फिर यूनान इसको कहते थे। तो ये ग्रीस अथवा यूनान का जो है ये क्या था, निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसी ने जो है इंडिका नामक पुस्तक जो है लिखी थी। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। ठीक है, तो देवनाम प्रिय जो नाम था ये मौर्य के शासक थे अशोक, उनको जो है कहा जाता है। अशोक को पियदस भी कहा जाता है, पियदस, ये भी याद रखिएगा, अशोक को पियदस भी कहा जाता है। और अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए जो है विशेष तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है इनमें से। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है उसका नाम है पीर पंजाल पर्वतमाला, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधर, नागटिम्बा भी लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। शिवालिक पर्वतमाला को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। ठीक है, सिपकीला दर्रा हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो सतलुज घाटी में स्थित है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है, सतलुज घाटी। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है ये सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा जो है प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिला ये दोनों दर्रा कहाँ पर है, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा लापचा और सिपकीला उत्तर प्रदेश, थागला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुल्ला और जेलेपला सिक्किम। इस तरीके से दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कि अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से जोड़े गलत हैं। तो जोजिला और बुजिला की अगर हम बात करेंगे तो जोजिला दर्रा जो है ये अभी वर्तमान में 2019 से ये लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो गया है। तो ये गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, बड़ा लाचा और सिपकीला दर्रा जो उत्तर प्रदेश दिया गया है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल में स्थित है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। थागला और नीत पास यानी नीत दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये सभी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश दिया गया, जो कि गलत है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो और नाथुल्ला और जेलेपला दर्रा ये दोनों कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा गलत है। तो इस तरीके से आंसर जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा, 1, 2 व 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको कब जो है गठन कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल का विलय करके द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है वो कौन सा राज्य है, तो प्रश्न में दिए गए अगर देखा जाए तो सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विद्यमान है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है 2019 से, तो ये भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। देखिए, अगर
आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोषानुपात को घटा देती है तो स्टॉक सृजन क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को बढ़ा दे तो स्टॉक सृजन क्या होगा, घट जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 2008, जब 2008 की परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के क्रमशः 84 और 47 सीटें आरक्षित किया गया था, जिसे दोनों मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 हो जाती है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित किया गया था? तो इसकी प्रथम लोकसभा की बैठक जो हुई थी वो हुआ था 13 मई 1952 को। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, 13 मई 1952 को। और प्रथम निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। तो सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो जब लोकसभा में मतदान किया जाता है, अगर टाई यानी कि मत बराबर होने की स्थिति आ जाती है, तब स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये किस प्रकार दिखाई देता है? तो जब लाल गुलाब को नीले फिल्टर से देखते हैं तो गुलाब जो है वो किस प्रकार का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, बाकी सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसीलिए काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मिता मापी जाती है, रेडियोधर्मिता जो मापी जाती है किससे मापी जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। गीगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनकारी विकिरण की मात्रा यानी रेडियोधर्मिता को मापता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडल के दाब को मापते हैं। कैलोरीमीटर का उपयोग हम रासायनिक अपक्रियाओं के भौतिक परिवर्तनों को ऊष्मा के मापने के लिए करते हैं। पोलरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग रोटेशन के कोण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि की अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि ऊर्जा का वह रूप होता है जो सुनने की संवेदना पैदा करती है। यह तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहा जाता है, और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर हम बात करें ध्वनि की गति जो होती है वो ठोसों में सर्वाधिक होती है और यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2023 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी किया गया। इस सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर है? ठीक है, ये बताना है। देखिए, इसमें जो पहले स्थान पर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, अमेरिका का जो है सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर, जो कि पहले स्थान पर है। और जापान का जो फुगाकू है ये जापान का है, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें प्रमुख भारतीय कंप्यूटर की बात करेंगे तो एरावत है, परम सिद्धि है, ये सभी जो है भारतीय। एरावत जो है 75वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो अप्रैल 2023 में जो बना था उसका उस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? तो ऑपरेशन करुणा जो शुरू किया गया था वो म्यांमार में शुरुआत किया गया था। म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने के लिए शुरुआत किया गया था। और यह जो है ऑपरेशन मोर्चा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में देश को राहत सामग्री के लिए जो है शुरुआत किया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किस बुक को प्रदान किया जाता है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किस बुक को प्रदान किया गया, ये बताना है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये नाम उसका अगर हम बात करेंगे तो टाइम शेल्टर। ठीक है, टाइम शेल्टर नाम है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसके लेखक नाम याद रखिएगा जो बुल्गारिया के हैं, जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, और एंजेला रोडेल ने अनुवाद किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो भारत का था वो था परम। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको 1991 में CDAC के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, पद PCXT का क्या अर्थ है? ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंप्यूटर से होंगे। तो PCXT जो होता है ये एक नामक एक कंप्यूटर है जो कि जिसको बाजार में लॉन्च किया गया था 1983 में।
ठीक है, कंप्यूटर का नाम है और इसका मतलब है पर्सनल कंप्यूटर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। क्या अपग्रेड करना पड़ता है? तो उसके लिए आपको सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ता है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करते हैं जिससे इसकी कार्य क्षमता अधिक हो जाती है, बेहतर हो जाती है। ठीक है, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो ओएमआर का फुल फॉर्म बताना है। ओएमआर की अगर हम बात करेंगे इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेक की जो चेक होता है ना, चेक की कंप्यूटर के माध्यम से जो है इसको प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बैंकों क्षेत्र में किया जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या करना होता है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में बदलना यानी कि सूचना में बदलना होता है। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ओपन सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है इसमें से? बेसिक, जावा, C++, पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाकी सारे कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत जो आवश्यकता है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? इनमें से डायल अप है, 3G 4G है या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है या फिर सैटेलाइट है? इसमें से इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार कौन सा है? दिए गए विकल्प में अगर देखेंगे तो डायल अप जो दिया गया, डायल अप, ठीक है, ये इंटरनेट का सबसे धीमा प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयोग की जाती है? तो राउटर जो होता है नेटवर्क लेयर में प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क लेयर इसका आंसर हो जाएगा। ये एक OSI संदर्भ के थर्ड लेयर का जो है डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने के लिए, उनका पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। MS वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+X। तो आंसर हो जाएगा जो है सी पार्ट। ठीक है, Ctrl+B जो दिया गया है इससे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं किसी भी मैटर को। Ctrl+S से हम सेव करते हैं किसी भी मैटर को। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं किसी मैटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट, शैली, आकार जैसे समान स्वरूप को लागू करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL का पूरा नाम क्या है? तो SQL का पूरा नाम होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। अब क्वेश्चन जो होंगे वो यूपी से संबंधित होंगे। कांग्रेस अधिवेशन वर्ष दिया गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन का स्थान दिया गया, इसमें मिलान करना। ठीक है, 1892 में कहाँ पर हुआ था? तो 1892 में इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्षता किया था WC बनर्जी के द्वारा। ठीक है, किसने किया था? WC बनर्जी ने अध्यक्षता किया था यहाँ का। इसके बाद 1905 में कहाँ पर हुआ था? तो 1905 में वाराणसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया था इसका। फिर आ जाता है 1936। इसकी जो है कहाँ पर हुआ था? तो 1936 में हुआ था लखनऊ में बैठक हुआ था और लखनऊ की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है लखनऊ में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। फिर 1946 की अगर हम बात करेंगे तो मेरठ में हुआ था और उस समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी जो है उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो इस तरीके से ये हो गया, मिलान करने के लिए इस तरीके से आ जाते हैं। आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो खोला गया है ये वाराणसी में खोला गया है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2017 को प्रधानमंत्री के द्वारा ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर देखेंगे तो उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो गाजियाबाद होगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 85% साक्षरता दर है।
ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद तो गौतम बुद्ध नगर आता है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कानपुर नगर आता है, और अंतिम स्थान अगर देखेंगे तो श्रावस्ती जिले का आता है। 49% वहाँ की साक्षरता दर है। अब अंतिम आंकड़ों, ये अनंतिम हो गया, और अंतिम आंकड़ों में अगर हम देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुराहा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सुराहा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो सुराहा पक्षी विहार को हम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुराहा पक्षी विहार भी कहते हैं, और ये बलिया जिले में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? तो द्वितीय स्थान की अगर हम बात करेंगे तो वो आता है जो है धान के उत्पादन में। पहले स्थान पर कौन है धान के उत्पादन में? तो पश्चिम बंगाल आता है, तो यहाँ पे दूसरा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो ये बनाया गया है जो है रिहंद बांध पर। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, रिहंद बांध पर। ये किस जिले में स्थित है? तो सोनभद्र में, सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो जो 2000 ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो है 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ के ग्राम मंदिर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, और ये लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो बस्ती से नहीं गुजरेगा, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? आगरा में, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आगरा। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची फर्स्ट में, वर्णित व्यक्तियों की सूची सेकंड में अंकित उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए दोनों सूचियों को सुमेलित करना है, और सूचियां हम इस तरीके से देखते हैं। ये ठीक है, उस्ताद विलायत खां एक किस प्रकार के वादक थे? तो उस्ताद विलायत खां को सितार वादक हैं, तो यहाँ पे एक का हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद मास्टर फिदा हुसैन नारसी की अगर हम बात करेंगे तो ये हिंदी रंगमंच से संबंधित है। सितारा देवी का संबंध जो है कथक नृत्य से है, और जतिन भट्टाचार्य जो है ये सरोद वादक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी सूची को मिलान करना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला और आयोजन स्थल बताइए। पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो पशु मेला जो होता है ये बटेश्वर में होता है। ध्रुपद मेला कहाँ पर आयोजन होता है? ध्रुपद मेला का आयोजन होता है वाराणसी में। ठीक है, इसके अलावा गोविंद साहब मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये अम्बेडकर नगर में होता है, और माघ मेला जो होता है ये इलाहाबाद में होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किसके नाम से? तो अगर हम बात करेंगे तो वह है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज हो जाएगा, यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका प्रकाशन सर्वप्रथम अगर बात करेंगे तो 1926 में हुआ था बम्बई से। ठीक है, लेकिन 1927 में जो है इसे प्रारंभ किया गया गीता प्रेस गोरखपुर में, वहाँ से प्रारंभ किया गया, तो गोरखपुर इसका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उस प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। आंसर ए पार्ट करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया है? तो उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है महाराजगंज। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खिलाड़ी को गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है राहुल चौधरी को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक कबड्डी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? तो ये अनुमान जो किया गया है ये 19% अनुमानित किया गया है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 22-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की, जो कि देश की वृद्धि से दर से काफ़ी अधिक है। फिर मिलान करना है, संस्थान दिया गया और स्थिति दी गई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है? तो ये पड़ेगा आपका मेरठ में, तो पहला का दूसरा हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये मथुरा जिले में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये गाजीपुर में। ठीक है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची फिर मिलान करना है, संस्थान दिया गया और स्थिति दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो ये हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो पड़ेगा ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा वाराणसी में, ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी जो है ये प्रयागराज में पड़ता है, और अप्रैल पार्क जो है ये कानपुर में बना हुआ है। तो इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी नीडा का निर्माण कब किया गया था, तो नीडा का निर्माण हुआ था 1983 में। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, अप्रैल 1983 में नीडा का निर्माण किया गया था, जिसे अभी UPNEDA यूपी नीडा के नाम से जानते हैं। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया, तो रामनाथ गोयनका मार्ग अगर हम बात करेंगे तो वो था अमलतास रोड। अमलतास रोड जो था नोएडा शासी निकाय ने अमलतास रोड का नाम बदलकर अब ये रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है। रामनाथ गोयनका एक प्रसिद्ध भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।